नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ घंटे बाद दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर सारी बात कर ली है। मोदी ने बांग्लादेश पर भी बात कर ली, पाकिस्तान पर भी बात कर ली, रूस पर भी बात कर ली, यूक्रेन पर भी बात कर ली, युद्ध पर भी बात कर ली, शांति पर भी बात कर ली है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बात नहीं हुई, आज वो बात भी हम आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी के विरोधी आज दिन भर दिल्ली में बैठकर चिड़िया उड़ाते रह गए, सोशल मीडिया के जरिए तरह तरह की अफवाहें उड़ाते रह गए। आज नरेंद्र मोदी ने कुछ सवालों के जवाब बड़े सिंपल तरीके से दिए, सपाट तरीके से दिए। मोदी ने दो टूक अंदाज में इन सवालों के जवाब दिए हैं। राहुल गांधी और उनकी पार्टी का पूरा एजेंडा आज कैसे पंचर हो गया, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 60 मिनट में कैसे पूरे विरोधी इकोसिस्टम को चारों ओर से घेर लिया, इस रिपोर्ट में बताते हैं। जो कहते हैं नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मोदी ने ग्लोबल मीडिया के सामने उन सबकी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दी। जो कहते हैं नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से घबराते हैं, मोदी ने उन सब की फेक नैरेटिव वाली थ्योरी परमानेंटली पंक्चर कर दी। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस की ये तस्वीरें देखिए। कौन कह सकता है कि मोदी सवालों के जवाब नहीं देते? कौन कह सकता है कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने आने से डरते हैं? नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बार नहीं, दो बार की। नरेंद्र मोदी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 19 मिनट की थी। नरेंद्र मोदी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 41 मिनट की थी। यानी मोदी की दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की टोटल ड्यूरेशन थी पूरे 60 मिनट, या कहें पूरा 1 घंटा। और ऐसा भी नहीं है कि मोदी से टफ सवाल नहीं पूछे गए। मोदी से पूछे गए सारे सवाल टफ ही थे। सवाल पूछने वालों में सिर्फ हिंदुस्तानी पत्रकार ही नहीं, विदेशी पत्रकार भी थे। पूरी ग्लोबल मीडिया व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मोदी से सवाल जवाब कर रही थी। व्हाइट हाउस के भीतर नरेंद्र मोदी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने वालों के नंबर्स काउंट कीजिए। 40 से ज्यादा पत्रकार तो इस एक फ्रेम में साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब मोदी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने के लिए उठे हाथों को काउंट कीजिए। 50 से ज्यादा देसी और विदेशी पत्रकार इस तस्वीर के लेफ्ट और राइट में साफ साफ देखे जा सकते हैं। मोदी से पूछे गए सवाल भी ऐसे वैसे नहीं। सवालों में अडानी भी था, इमिग्रेशन भी था, टैरिफ भी था, ट्रेड भी था, टेररिज्म भी था, बांग्लादेश भी था, रूस यूक्रेन भी था। सवाल पूछने वाले कम से कम 9 रिपोर्टर्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। एक भी सवाल छूटा नहीं। मोदी ने भी सबका जवाब दिया, ट्रंप के सामने दिया। पत्रकारों के सवाल आते गए, मोदी जवाब देते गए। मोदी ने बेहिचक जवाब दिया, बिना किसी झिझक के मोदी ने आंसर किया। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, सवाल सिर्फ भारत का नहीं है। ऐसा है कि आपने एलोन मस्क के लिए पूछा है। जहां तक डील का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है, अगर आप माइक लेकर के कुछ बात करें तो 50 पत्रकारों के बीच मोदी ने हर सवाल का क्या जवाब दिया, आगे दिखाएंगे। मोदी की पूरी बात सुनाएंगे। मगर मोदी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक चीज तो क्लियर कर दी, और वो ये कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मोदी को लेकर जो झूठ फैलाया, वो झूठ आज एक्सपोज हो गया। कांग्रेस की टाइमलाइन पर आज भी उस झूठ के सबूत हैं। मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से घबराते हैं, मोदी डरते हैं। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने क्या क्या नहीं कहा। मनमोहन सिंह के 10 साल और मोदी के 10 साल वाला पोस्टर बनाकर कांग्रेस ने क्या क्या नहीं चिपकाया, क्या क्या नहीं फैलाया। सारे सबूत, सारे स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं। मगर मोदी ने एक झटके में कांग्रेस के सारे एजेंडे की हवा निकाल दी। मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, कांग्रेस के इस झूठ की पोल खोल कर रख दी। नरेंद्र मोदी सवालों से नहीं डरते, मोदी सवालों से नहीं बचते। इस बार भी वैसा ही हुआ। माइक पकड़े इस विदेशी पत्रकार ने नरेंद्र मोदी से अडानी वाला सवाल पूछ लिया। सवाल एकदम सीधा था, अडानी पर था। व्हाइट हाउस के भीतर जैसे ही अडानी वाला सवाल आया, हिंदुस्तान में मोदी के विरोधियों, खासकर कांग्रेस के इकोसिस्टम को लगा इस सवाल ने तो नरेंद्र मोदी को फंसा डाला। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मोदी ने 4 लाइन में सब निपटा डाला। अडानी वाले सवाल पर कांग्रेस की खुशी को सन्नाटे में बदल डाला।
ट्रंप के सामने ही सब कह डाला। आप भी सुनिएगा। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। मुझे विश्वास है मोदी ने अडानी वाले सवाल पर जवाब तब दिया जब पूरी दुनिया की मीडिया व्हाइट हाउस में मौजूद थी। कांग्रेस अब यह नहीं कह सकती कि मोदी ने अडानी वाले सवाल पर जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध ली। लेकिन जैसे ही मोदी ने अमेरिका में कांग्रेस का अडानी वाला एजेंडा पंक्चर किया, हिंदुस्तान के भीतर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, पोस्टर फैलाना शुरू कर दिया। शालीनता की सारी सीमाएं लांघते हुए कांग्रेस की ट्रोल आर्मी ने मोदी की फोटो एडिट करके उसमें अडानी फिट करके सोशल मीडिया पर घुमानी शुरू कर दी। इसकी शुरुआत खुद राहुल गांधी ने की। अडानी पर पूछे गए सवाल और मोदी के जवाब को राहुल ने व्यक्तिगत मामला बताकर प्रधानमंत्री को अटैक करना शुरू किया। कांग्रेस की सोशल मीडिया को हैक करने वाली सुप्रिया श्रीनेत ने भी बोल्ड लेटर्स में यही टेक्स्ट अपनी टाइमलाइन पर चिपकाया। जयराम रमेश ने लिख डाला कि अडानी वाले सवाल ने तो मोदी के चेहरे का रंग उड़ा डाला। और देखते ही देखते चंद मिनटों के भीतर व्यक्तिगत मामला वाला टेक्स्ट कांग्रेस से जुड़े हर हैंडल पर, कांग्रेस के हर नेता की टाइमलाइन पर दिखने लगा। यूथ कांग्रेस के हैंडल पर, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के हैंडल्स पर ऐसे ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट किए गए जिनका जिक्र तक नहीं किया जा सकता। सारे स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए, मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने के लिए कितनी लो लेवल की भाषा प्रयोग की गई। जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी ने हर उस सवाल का जवाब दिया जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। यहां तक कि भारत में मोदी के विरोधी भी बड़े गौर से मोदी के एक एक मिनट को ऑब्जर्व कर रहे थे। मोदी क्या क्या कह रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, उनके दुश्मन मिनट टू मिनट की डिटेल नोट कर रहे थे। और यह कैसे कैसे हुआ, इसे एक एक करके समझिए। यह कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से किया गया पोस्ट है। शब्दों पर गौर कीजिए, कांग्रेस ने कितनी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। अब आप सोचेंगे कि जिस अमेरिका के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट कहा, उन नरेंद्र मोदी को कांग्रेस टारगेट क्यों कर रही है? इसका जवाब आपको कांग्रेस के इस दूसरे पोस्ट में मिलेगा। देखिए किस तरह कांग्रेस पार्टी ने मोदी और ट्रंप की थम्स अप वाली इमेज को इमिग्रेशन वाली तस्वीर से जोड़ दिया और भारत बनाम मोदी वाला नैरेटिव फिट कर दिया। कांग्रेस ने भारत बनाम मोदी की यह पटकथा इसलिए लिखी क्योंकि मोदी ने इमिग्रेशन वाले सवाल पर वो कहा जो हिंदुस्तान के हित में है, ना कि वो कहा जो कांग्रेस की सियासत को सूट करता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए
ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। नरेंद्र मोदी से कांग्रेस की खींच की एक वजह यह भी है कि मोदी जहां जाते हैं अपनी छाप छोड़कर वापस आते हैं। मोदी जब भी कुछ कहते हैं तो उनकी बातों में वजन होता है, सामने वाला उनकी बातों को समझता है। व्हाइट हाउस में भी यही हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रंप ने खुद मोदी को गले लगाया। ओवल ऑफिस में मोदी के साथ पैदल राउंड लगाया। ट्रंप ने मोदी को सिर्फ ग्रेट नहीं, टफ नेगोशिएटर तक बताया। रही बात मोदी की, तो उन्होंने डील करने वाले सवाल पर ट्रंप के लिए जो कुछ भी कहा वो ये बताता है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष सेम पेज पर हैं और दोनों की वेवलेंथ भी काफी मिलती है। Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? जहां तक डील का सवाल है, आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं समझता हूं पूरी दुनिया में डील शब्द का कॉपीराइट एक ही व्यक्ति का है और उस व्यक्ति का नाम है ट्रंप। लेकिन इसके उलट भारत में मोदी के दुश्मनों ने क्या फैलाया? उन्होंने ये फैलाया कि मोदी ने तो ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। कांग्रेस के हैंडल्स ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर उसमें एंटी मोदी एजेंडे वाला टेक्स्ट फिट कर हिंदुस्तान में फैलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी टाइमलाइन पर रूस यूक्रेन वॉर को लेकर मोदी को ताना मारना शुरू कर दिया, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। भारत में मोदी के विरोधी प्रधानमंत्री के लिए अनाप शनाप लिख रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रंप मोदी के प्रशंसक हुए बैठे हैं। नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का पक्ष रखते हैं तो ट्रंप बांग्लादेश वाले सवाल पर कहते हैं कि मोदी है ना, बांग्लादेश को संभाल लेंगे। आप जानते हैं मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. नरेंद्र मोदी अमेरिका का कामयाब दौरा खत्म करके वापस लौटे हैं। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बिना किसी खटास के अच्छे नोट पर बातचीत हुई है। मोदी का यह कामयाब दौरा कितना कामयाब रहा, इसे आप CNN की कवरेज से भी समझ सकते हैं। CNN, जो हमेशा से एंटी ट्रंप, एंटी मोदी स्टैंड के लिए जाना जाता है, वो CNN भी खुलकर कह रहा है कि मोदी पूरा होमवर्क करके अमेरिका पहुंचे थे। CNN ने अपनी कवरेज में तो बाकायदा मोदी की मीगा यानी मेक इंडिया ग्रेट अगेन और ट्रंप की मेगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से निकले मेगा को भी गेम चेंजर बताया है। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को
शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। लेकिन भारत में मोदी के विरोधियों को इस बात से भी दिक्कत है कि मोदी मेक इंडिया ग्रेट अगेन क्यों कह रहे हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश अभी भी मोदी प्लस अडानी मोदानी वाले स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। मोदी से नफरत ऐसी कि अब कांग्रेस का इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर तरह तरह के दुष्प्रचार भी कर रहा है। उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हमने आपके लिए निकाले हैं। सैंपल नंबर 1 देखिए। शुक्रवार सुबह से ही कांग्रेस ने यह नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि ट्रंप ने जैसा वेलकम नेतन्याहू और जॉर्डन के किंग को दिया वैसा वेलकम मोदी को नहीं दिया, वैसा सत्कार मोदी का नहीं किया। कांग्रेस ने बाकायदा ये फेक न्यूज फैलाई कि व्हाइट हाउस के बाहर आकर नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने पर्सनली रिसीव नहीं किया, जबकि सच्चाई यह है कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी गाड़ी से नीचे उतरे उस वक्त ट्रंप दरवाजे के पास ही खड़े थे और इससे पहले कि वो बाहर आ पाते प्रधानमंत्री मोदी अंदर दाखिल हो चुके थे। लेकिन मोदी के जो विरोधी ये झूठ फैला रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी का वेलकम नहीं किया, उन्हें यह नहीं दिखेगा कि ट्रंप ने कैसे मोदी के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें गले लगाया। खुद मोदी के कंधों पर हाथ रखकर ट्रंप उन्हें भीतर ले गए। विजिटर डायरी में मैसेज लिखते वक्त ट्रंप मोदी के पीछे खड़े रहे और जब मोदी अपनी कुर्सी से खड़े हुए तो ट्रंप ने खुद अपने हाथों से उनकी कुर्सी पीछे की, मोदी को सम्मान दिया, मोदी के सामने कहा कि आपको बहुत मिस किया। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़े। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी
भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की तख्ती, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। अमेरिका जैसे पावरफुल देश का राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बातें करता है। मोदी के लिए तोहफे में अपनी किताब लेकर आता है, किताब गिफ्ट करता है और किताब पर लिखा होता है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। ये देखकर ही तो भारत में मोदी विरोधी खेमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना चिढ़ता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जमियत उलेमा हिंद के अरशद मदनी, जमाते इस्लामी के मलिक मोहतसिम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सबकी नजर बिहार के मुसलमानों पर है। ये मौलाना सांसद जोड़ रहे हैं, नीतीश के 12, चिराग पासवान के 5 और नायडू के 16 सांसद। मुसलमान धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान के ज्यादातर मौलाना नीतीश कुमार के भरोसे क्यों हैं? इस रिपोर्ट में समझिए। क्या मोदी सरकार पर मुसलमान चौतरफा हमला करने की तैयारी में हैं? मोदी के खिलाफ 4 मुस्लिम इकोसिस्टम एक साथ क्यों एक्टिव हुए हैं? दिल्ली के नतीजों के बाद और बिहार में चुनावों से पहले मोदी के विरोधियों ने 4 मुस्लिम इकोसिस्टम एक साथ एक्टिव कर दिए हैं। एक है कांग्रेस का मुस्लिम इकोसिस्टम, दूसरा समाजवादी पार्टी का मुस्लिम इकोसिस्टम, तीसरा आरजेडी का मुस्लिम इकोसिस्टम और चौथा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इकोसिस्टम। इन चारों इकोसिस्टम को एक साथ जोड़कर देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन जमीयत उलेमाए हिंद वक्फ बिल पर मोदी सरकार को टारगेट कर रहा है। लग रहा है कि टीडीपी और जेडीयू पूरी तरह सरकार के साथ और बिल पास हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बात चली नहीं है और गवर्नमेंट के सामने अपने ज़ाती मफादात को सामने रखते हुए वो लोग, ज़बान उनकी बंद हो गई है। मुस्लिम इकोसिस्टम नीतीश कुमार पर वक्फ बिल को रोकने का दबाव बना रहा है। बात नहीं मानने पर चुनाव में हराने की धमकी दे रहा है। राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने के फौरन बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में आ गया। बिहार में नीतीश कुमार साहब को भी इसका बड़ा सियासी नुकसान होगा। अब सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार मुस्लिम इकोसिस्टम के दबाव में आ जाएंगे? क्या वक्फ बिल पर मोदी सरकार को आगे बढ़ने से रोकेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव है। मुस्लिम वोट का सवाल है। जेडीयू को चुनावी रण में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मुस्लिम वोट की जरूरत भी है। बिहार में विधानसभा की 243 सीट हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 2 करोड़ है, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 17% बैठती है। बिहार में विधानसभा की 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम ही हार जीत तय करते हैं। मुस्लिम इकोसिस्टम वोट की इसी ताकत का डर अब नीतीश कुमार को दिखा रहा है। मुस्लिम वोट की संख्या दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट के सामने अपने ज़ाती मफादात को सामने रखते हुए वो लोग, ज़बान उनकी बंद हो गई है। उनको ये चाहिए था कि हम गए थे उनके यहाँ, मुसलमानों ने अपने इस इख्तलाफ को पेश किया था। उन्हें 10 मरतबा मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। हम ये कहते कि हम इस पर राज़ी हैं, आप कर दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह आने वाला वक्त बताएगा कि मुसलमान क्या करता है, क्या नहीं करता है। तन्हा मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी बहुत सी चीज़ों के अंदर साथ है। वो ये नहीं चाहता है कि मुल्क के अंदर किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा गवर्नमेंट कर ले या आम लोग कर ले, बल्कि हर इंसान को चैन और सुकून, इत्मीनान के साथ अपने मुल्क के अंदर ज़िंदगी बसर करने का हक़ होना चाहिए। या आने वाले दिन फैसला करेंगे कि क्या हुआ, लेकिन अभी ये बात कही जाएगी कि हमें जो तवक्को थी वो तवक्को के ऊपर वो लोग पूरे नहीं उतरे। वो बिहार के अंदर
पार्टी है और उधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। अब सवाल उठता है कि मुस्लिम इकोसिस्टम से क्या नीतीश डर जाएंगे? नीतीश ने 2025 में एनडीए के लिए 220 प्लस सीट जीतने का टारगेट सेट किया है। 17% मुस्लिम वोट का हिस्सा पाए बिना नीतीश के लिए इस टारगेट को हिट करना कठिन है। 2020 में नीतीश की पार्टी जेडीयू का कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया था। मुस्लिम प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने बीएसपी के चैनपुर से विधायक जमा खान को पार्टी में शामिल कराया और मंत्री बनाया। 2025 में भी नीतीश के लिए मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत हासिल करना बड़ा चैलेंज है। ये तो धमकी है ना, भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा भाई? इसी तरह का बयान दे दे करके उत्तर प्रदेश को भुगतवा दिए लोग ना, महाराष्ट्र को भुगतवा दिए लोग ना, जो आकी बाकी बचा था वो दिल्ली पूरा कर दिए ना। तो अब तो ये सोचने का विषय है कि इस तरह के डायलॉग के पीछे का एजेंडा क्या है, तो बताना चाहिए। हमको जो बताना था बता दिए। बिहार विधानसभा की 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 40% से ज्यादा हैं। 7 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 30% से ऊपर है और 29 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 20 से 30% के बीच है। सीमांचल इलाके में मुस्लिम आबादी 40 से 70% के बीच है। इस इलाके में एआईएमआईएम का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। 2020 में बिहार विधानसभा में 19 मुस्लिम जीतकर पहुंचे थे, जिनमें 8 आरजेडी, 5 एआईएमआईएम, 4 कांग्रेस, 1 सीपीएम और 1 बीएसपी का था। नीतीश की पार्टी के 7 मुस्लिम कैंडिडेट नंबर 2 पर रहे थे। उनकी इसी कमजोरी को देखकर मुस्लिम इकोसिस्टम नीतीश पर सबसे ज्यादा दबाव बना रहा है कि वक्फ बिल पर वो मोदी सरकार का साथ छोड़ दे। ये बात तो बहुत खुली हुई है कि मौजूदा जो हुकूमत है उसको दोनों पार्टियों का बड़ा सपोर्ट है, तेलुगु देशम पार्टी का और जनता दल नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार साहब से भी वहाँ के लोगों ने मुलाकात की और उनको जो मुलाकातों में उन्होंने यही तयक्कुन दिया, यही तासुर दिया कि हाँ आपकी बातें दुरुस्त हैं, आपके साथ जुल्म हो रहा है, हम बात करेंगे। लेकिन जाहिर है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनका इम्तिहान तो लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा कि वो हमारे हक में खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते हैं। तो हमारा समझना ये है कि आज भी हम तेलुगु देशम से भी और जनता दल यू से भी अपील करते हैं कि वो किसी दूसरी चीज़ों में ना आए, इख्तिदार की और पैकेजेस की चक्कर में ना पड़े, वो दस्तूर की और देश की भलाई की खातिर फैसला करें और इस बिल को नाकाम करने की तरफ तवज्जो दिलाएं। अगर ऐसा होता है तो हम समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को नहीं पेश करेगी और ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बिहार में 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट के बिना कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। किशनगंज, कोचधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कटिहार, जोकीहाट, अमोर, बाइसी, पूर्णिया, कड़वा, बलरामपुर, अररिया, कस्बा, धमदाहा, बरारी, रुपौली, फारबिसगंज, नरपतगंज, शिवहर, बेनीपट्टी, बिस्टी, मधुबनी, केवटी, खजौली। अगर यहां का मुसलमान 2020 की तरह नीतीश से छिटका तो फायदा किसे होगा? बिहार में 15% यादव वोटर हैं। जब 17% मुसलमान इसमें मिल जाते हैं तो 70 सीटें ऐसी हो जाती हैं जहां यह कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा हो जाता है कि इसे हराना मुश्किल है। इस कॉम्बिनेशन को तभी हराया जा सकता है जब मुस्लिम वोट बंटें और हिंदू वोट एनडीए को एक मुश्त मिले। इसीलिए नीतीश मुस्लिम इकोसिस्टम और बीजेपी के कोर हिंदुत्व वोटर के बीच बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। नहीं, इसको धमकी न कहा जाए, चूंकि जो जिससे मोहब्बत करता है उसके बारे में ऐसी बातें करता है। मौलाना अरशद मदनी साहब, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग नीतीश कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उनको उम्मीदें थी। उन उम्मीदों पे हम लोगों ने पूरा उतरने की कोशिश की है। इस वजह से नहीं कि उनके दबाव में, चूँकि हमारी पार्टी और हमारे नेता की आइडियोलॉजी है कि सभी वर्ग, सभी समाज का ख्याल रखा जाए और जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनके लिए कोई एक्ट आ रहा है, कोई अमेंडमेंट आ रहा है, तो उनको सेटिस्फाइड करके
उनके मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी, उसी के मुताबिक लाया जाए। तो इसमें मुझे लगता है कि इसको धमकाना नहीं कहा जाएगा, इसको ये कहा जाएगा कि वो उम्मीद रखते हैं हम लोगों से और हम लोग उस उम्मीद पे पूरा उतरेंगे। अब सवाल उठता है कि वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश होने के बाद क्या बिहार में तेजस्वी का एमवाई कॉम्बिनेशन और मजबूत होगा? क्या बिहार का मुस्लिम वोट बंटेगा? बिहार में मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में बंटता है, आरजेडी कांग्रेस, जेडीयू और एआईएमआईएम। तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट को सॉलिड करने के लिए सिवान में शहाबुद्दीन के घर के चक्कर काट रहे हैं। हिना शहाब और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मिल रहे हैं। कोशिश मुसलमानों तक मैसेज पहुंचाने की है। एमवाई फॉर्मूले से यादव मुस्लिम बाहुल्य सीटें जीतकर 2025 में सत्ता पाने की है। लेकिन नीतीश मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि वक्फ बिल पर मौलानाओं को कैसे साधना है और विरोधियों को कैसे मात देनी है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेहसाल किया है, एक्सप्लॉइट किया है। आज तक कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यही करती रही है कि हवा में तीर चलाओ। उनको पता नहीं है क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या जेपीसी रिपोर्ट लेकर के आई है। बस मुसलमानों को डराना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सारी मस्जिदें ख़त्म हो जाएंगी, सारे कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएंगे, सारे दरगाह ख़त्म हो जाएंगे। ये सब हुआ खड़ा किया जा रहा है। और हमारी पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड ने पूरी कोशिश की है, हमारा जितना भी स्टेक है, हमने कोशिश की है कि भाई वक्फ की जायदादें जिनकी है वो उसकी हिफाजत कैसे करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करके उसको एकोमोडेट किया जाए, और हम लोगों ने पूरा एकोमोडेट करने की कोशिश की है। मुसलमान तेजस्वी और लालू के बहकावे में न आए। वक्फ बिल और जेपीसी की रिपोर्ट पर उन्हें सही जानकारी मिले, इसके लिए नीतीश ने अल्पसंख्यक रथ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भेजना शुरू किया है। मुसलमानों को बताया जा रहा है कि उनके कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, वक्फ प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर बिल में किसी मसौदे पर चिंतन और बदलाव की जरूरत होगी तो जेडीयू केंद्र सरकार के सामने उस मुद्दे को पूरी ताकत से रखेगी। लालू राज की तरह वक्फ जमीनों की लूटपाट नहीं होगी। ये वहम इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को था ना। वो वहम टूटा कि नहीं टूटा? बहुत सारे लोगों के बयान को फतवा बनाकर पेश किया जाता था, रिजल्ट उल्टा होते गया कि नहीं होते गया? इसलिए आदमी को थोड़ी सी संयम के साथ, और मैं किसी को मशवरा देने वाला थोड़ी हूं, रिपोर्ट पेश हुआ है और उससे पहले ही बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को कि भुगत लेंगे। क्या भुगत लेंगे? महाराष्ट्र के मुंबई में भी हुआ, ये लोग गए थे ना, क्या करने गए थे? क्या रिजल्ट आया? दिल्ली में रोज बैठते हैं ना, क्या रिजल्ट आया? सटे हुए आपके हरियाणा है, क्या रिजल्ट आया? तो इसलिए अब तो सोचना पड़ेगा ना कि वक्फ बिल के मसले पर ये संजीदा हैं या क्या मसला है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पार्टनर है और यूपी में समाजवादी पार्टी की पार्टनर है। दोनों ही राज्यों में M+Y तभी ज्यादा प्रभावी होता है जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। वक्फ बिल का विरोध कर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है ताकि सीटों की सौदेबाजी में अपनी ताकत बढ़ा सके। जेपीसी के जो अधिकार हैं उसको बाईपास करके सरकार जो करना चाहती है वो बहुत शर्मनाक है। देश के बहुत प्राइम लोकेशन पे जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं। मुसलमान उपचुनावों में अखिलेश को झटका दे चुके हैं। हालांकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश को 80% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी एसपी कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिम वोट एकमुश्त मिले थे। उपचुनावों की तरह 2027 में साइकिल पंचर न हो, इसीलिए जेपीसी रिपोर्ट का विरोध करने के लिए अखिलेश ने मुस्लिम सांसदों को मोर्चे पर लगाया है। ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे। अब देखना है कि मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स में बाजी कौन मारता है।